दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रेवल। दोस्तों रेवल का मतलब होता है आनंद मनाना, मौज मस्ती करना। यानी कि रेवल का मतलब होता है किसी चीज़ में पूरी तरह से इंजॉय करना या फिर किसी खुशी में डूब जाना। यानी कि जब कोई इंसान किसी मोमेंट, किसी सक्सेस या फिर फन एक्टिविटी को फुल एनर्जी के साथ इंजॉय करता है, तब हम जो है वो उस चीज़ के लिए रेवल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेवल का मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज़ को इंजॉय करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कह सकते हैं दे रेवेल्ड इन देयर विक्ट्री। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि मतलब उन्होंने जीत को फुल एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट किया, यानी कि उन्होंने क्या किया तो जीत का आनंद उठाया। या फिर हम कह सकते हैं चिल्ड्रन रेवेल्ड इन द रेन, मतलब कि बच्चे बारिश में मस्ती करते हुए इंजॉय कर रहे थे। या फिर हम कह सकते हैं शी रेवेल्ड इन द अटेंशन, मतलब कि उसे जो भी अटेंशन मिल रही थी वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेवल का मतलब होता है खुशी या फिर एंजॉयमेंट में पूरी तरीके से डूब जाना, उसे फुल्ली एनर्जी के साथ जो है वो मतलब कि इंजॉय करना, उसका जो है वो मज़ा उठाना, तो उसे हम कह सकते हैं रेवल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सेलिब्रेट, रिजॉइस या फिर डिलाइट। दोस्तों सेलिब्रेट का मतलब होता है आनंद मनाना बेसिकली, ओके। जैसे हम किसी चीज़ को मनाते हैं तो उसे हम सेलिब्रेट कहते हैं। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना। डिलाइट का भी मतलब होता है बेसिकली आनंद मनाना, मौज करना, खुशी मनाना, हैप्पीनेस फील करना, इंजॉय करना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो मतलब कि इन्हीं को हम कह सकते हैं सेलिब्रेट करना, रिजॉइस करना या फिर डिलाइट होना, ओके। अब वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है मॉर्न, लैमेंट या फिर ग्रीव। दोस्तों मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, यानी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा दुख में, जिसे हम रोना कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो हो गया मॉर्न। और लैमेंट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है विलाप करना, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी होना, दुख में रोना, तो उसे हम जो है वो मॉर्न या फिर लैमेंट कह सकते हैं। ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, निराश होना, हताश होना, तो उस सेंस में हम जो है वो ग्रीव का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द चिल्ड्रन रेवल इन द एक्साइटमेंट ऑफ द फेस्टिवल एवरी ईयर। यानी कि हर साल जो है वो बच्चे फेस्टिवल के एक्साइटमेंट में जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आनंद मनाते हैं। यानी कि फेस्टिवल को जो है वो मतलब कि बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं, बहुत ही मौज मस्ती करते हैं, फुल इंजॉय करते हैं हर साल। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेवल यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्यूबियस। दोस्तों ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध या फिर शंकास्पद, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर शक आता हो। यानी कि ड्यूबियस का मतलब होता है जिसके बारे में हमें डाउट हो या फिर जो चीज थोड़ी सस्पिशियस हो, यानी कि जो चीज हमें थोड़ी पेचीदा लगती है, यानी कि ऐसा लगता है इसमें कुछ मतलब कि सस्पेंस है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ छुपा हुआ है, यानी कि जिस पर हमें डाउट होता है, तो उसे हम ड्यूबियस कहते हैं। मतलब कि या तो चीज क्लियर नहीं होती है या फिर उस पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा होता है, तो उसे हम ड्यूबियस कहते हैं। ये जो वर्ड है वो बेसिकली तब यूज होता है जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग होती है या फिर डाउटफुल होती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ड्यूबियस का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो डाउटफुल है या फिर सस्पिशियस है, यानी कि संदिग्ध है या फिर शंकास्पद है, यानी कि जिस पर डाउट लेना, मतलब कि हमें नेचुरली ऐसा लगता है कि हमें इस पर डाउट है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं तो डाउटफुल या फिर सस्पिशियस कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कहेंगे आई एम ड्यूबियस अबाउट हिज स्टोरी। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि मतलब मुझे उसकी कहानी पर डाउट हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है उसकी कहानी पर कि वो कहानी जो सुना रहा है वो सच नहीं है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम कहेंगे इट वॉज अ डूबियस डील। मतलब कि वो जो डील है वो कैसी है तो डूबियस है, यानी कि थोड़ी रिस्की है,
थोड़ी सस्पिशियस है, यानी कि तो कुछ तो मुझे वहाँ पर फिशी लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो डूबियस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे शी गेव अ डूबियस लुक, मतलब कि उसने ऐसी नज़र से देखा जैसे कि उसे मुझ पर डाउट हो, यानी कि उसने कैसी नज़र से देखा, तो डूबियस लुक उसने मुझे दिया, यानी कि मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे कि उसे मुझ पर डाउट आ रहा हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डूबियस का मतलब होता है कि जिसमें डाउट हो या फिर जो ट्रस्ट करने के लायक ना लगे, तो ऐसे कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है डाउटफुल, क्वेश्चनेबल या फिर अनसर्टेन। दोस्तों डाउटफुल का मतलब होता है जिस पे हम शक ले सकते हैं, यानी कि जिसे हम मतलब कि शक की नज़रों से देख सकते हैं, जहाँ पर संदिग्ध यानी कि हमें जो है वो मतलब कि एक शक होता है, तो उसे हम डाउटफुल कहेंगे। क्वेश्चनेबल का मतलब भी सेम इसी सेंस में आता है कि जिस पर हमें डाउट होता है उसे हम जो है वो सवाल पूछते हैं, ऐसी चीज़ें जो सवाल करने लायक होती है, सवाल उठाने लायक होती है, तो वो क्वेश्चनेबल चीज़ें हो जाती है। या फिर अनसर्टन का मतलब होता है जो संदिग्ध है, यानी कि मतलब कि जिसमें हमें डाउट हो, या फिर जो चीज़ परिवर्तनशील है, बदलने योग्य है, संदेह युक्त है, या फिर जो है वो अनिश्चित है, यानी जो चीज़ें फिक्स नहीं है, तो उसे हम अनसर्टन कह सकते हैं। अब एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है सर्टेन, रिलायबल या फिर श्योर। दोस्तों सर्टेन का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स है, जिसमें हमें शक नहीं है किसी तरीके का, मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी ही है, कोई डाउट करने लायक उसमें सिचुएशन नहीं है, तो उसे हम सर्टेन कह सकते हैं। रिलायबल या फिर श्योर का मतलब है जो चीज़ सही है, सटीक है, यानी कि जिसमें कोई भी मतलब कि शक का कहीं पे भी मतलब कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है जिसमें, तो ऐसी चीज़ों को हम रिलायबल भी कह सकते हैं या फिर श्योर भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी फेल्ट डूबियस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसे जो है वो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को लेकर जो है वो डाउट था। मतलब कि उसे ऐसा डाउट था कि कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी मोड़ी गलत है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पूरी सही नहीं है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो मतलब कि थोड़ी गड़बड़ है इसकी एक्यूरेसी में, तो ऐसा उसे उस इन्फॉर्मेशन पर डाउट था। तो इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि डूबियस यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोफ्यूजन। दोस्तों प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुरता या फिर अधिकता, यानी कि प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, भारी मात्रा में होना, इतनी ज़्यादा होना कि काउंट करना मुश्किल हो जाए। जब कोई चीज़ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती है और हर जगह आपको दिखाई दे जाती है, तब प्रोफ्यूजन वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्रोफ्यूजन का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में होना, एबेंडेंस में होना, यानी कि भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ अवेलेबल होना, इतनी ज़्यादा अवेलेबल होना कि उसे गिनना भी मुश्किल हो जाए। उसी तरह दोस्तों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं फ्लावर्स इन प्रोफ्यूजन, मतलब कि फूल इतने ज़्यादा थे, वो फ्लावर्स इतने ज़्यादा थे कि हर जगह फूल ही फूल दिख रहे थे, उन्हें गिनना यानी कि काउंट करना मुश्किल हो रहा था। या फिर हम कह सकते हैं ही अपोलोजाइज्ड इन प्रोफ्यूजन, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इतनी बार माफ़ी मांगी कि उसकी माफ़ी गिनना भी मुश्किल हो गया था, यानी कि वो बार बार बहुत ही ज़्यादा लगातार जो है वो माफ़ी मांग रहा था। या फिर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है देयर वॉज अ प्रोफ्यूजन ऑफ चॉइसेस, मतलब कि ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे, चॉइसेस इतनी ज़्यादा थी कि एक चीज़ को सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रोफ्यूजन का यूज़ करना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़ी यानी कि भारी मात्रा में अवेलेबल होना, या फिर एबेंडेंस में यानी कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ जो है वो मौजूद होना, तो उसे हम प्रोफ्यूजन कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एबेंडेंस, प्लेंटी या फिर ओवरफ्लो। दोस्तों एबेंडेंस या फिर प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होना, भारी मात्रा में अवेलेबल होना, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना, बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल होना, तो उसे हम एबेंडेंस या फिर प्लेंटी कह सकते हैं। ओवरफ्लो मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि ये भी एक तरीके से भारी मात्रा को ही दिखाता है कि कोई चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आ जाती है या फिर अवेलेबल हो जाती है, तो वो ओवरफ्लो हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम जो है वो सिनोनिम के तौर पर एबेंडेंस, प्लेंटी या फिर ओवरफ्लो यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है स्कार्सिटी, शॉर्टेज या फिर लैक। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमतरता होना, किसी चीज़ का शॉर्टेज होना यानी कि किसी चीज़ की कमतरती होना, स्कार्सिटी होना यानी कि कमतरता होना, लैक होना यानी कि भी कमतरता होना। कोई चीज़ जब कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होती है, बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होती है, तो उसे हम स्कार्सिटी, शॉर्टेज या फिर लैक कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो गार्डन है वो बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर से जो है वो भरा हुआ था। यानी कि रंग बिरंगे फ्लावर्स इतने ज़्यादा थे, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो फ्लावर्स है वो गार्डन में अवेलेबल थे, इतने ज़्यादा थे कि हर जगह फूल ही फूल यानी कि फ्लावर्स ही फ्लावर दिख रहे थे, उन्हें गिनना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रोफ्यूजन यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एसेवरेट। दोस्तों एसेवरेट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना या फिर कोई चीज़ जो है वो बहुत ही जोर देकर कहना। यानी कि एसेवरेट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंस के साथ कहना, जैसे कि आप श्योर हो कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, सही है, सटीक है। यानी कि इसमें जो है वो इंसान सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि इम्फेसाइज करके बोलता है, यानी कि बहुत ही क्लेम करके बोलता है, जैसे कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, यानी कि मैं पक्का कह रहा हूँ। इस तरीके का सेंस जो है वो किसी जब इंसान की बातों से आता है तो वो एक तरीके से एसेवरेट करना होता है। यानी कि आप क्या कर रहे होते हो, तो बहुत ही दृढ़ता से अपनी बात कह रहे होते हो या फिर जोर देकर अपनी बात को यानी कि अपने पॉइंट को रख रहे होते हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एसेवरेट का मतलब होता है जोर देकर किसी बात को पक्की तरीके से कहना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही एसेवरेटेड दैट ही वाज इनोसेंट। यानी कि मतलब उसने जो है वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कहा कि वो इनोसेंट है, यानी कि बेकसूर है, मासूम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एसेवरेट यानी क्या होता है। देन हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है शी एसेवरेटेड हर लॉयल्टी। मतलब उसने कॉन्फिडेंटली अपनी लॉयल्टी को कंफर्म किया, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही जोर देकर कहा कि मैं लॉयल हूँ, यानी कि कैसी हूँ, तो बहुत ही ईमानदार हूँ, निष्ठावान हूँ। या फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो है ही एसेवरेटेड हिज पॉइंट इन द डिबेट। मतलब कि उसने डिबेट में जो है वो अपनी बात को बहुत ही स्ट्रांगली रखा, बहुत ही स्ट्रांगली रिपीट किया, बहुत ही दृढ़ता से जोर देकर जो है वो अपने पॉइंट को रखा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, सटीक है, सच है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एसेवरेट का मतलब होता है किसी बात को फुल कॉन्फिडेंस और जोर के साथ डिक्लेयर करना, तो उसे हम कहते हैं एसेवरेट। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है असर्ट, अफर्म या फिर डिक्लेयर। दोस्तों असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर दावा करना, ओके। यानी कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही है, उस चीज़ को लेकर अगर आप क्लेम करते हो, दावा करते हो, अपनी बात को पक्की बताते हो, तो वो असर्ट करना हो गया। अफर्म करना होता है पुष्टि करना, यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ की तरफदारी करना जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को आप जो है वो मतलब कि सच साबित कर रहे हो, उसको जो है वो मतलब कि आप प्रूफ कर रहे हो, पुष्टि कर रहे हो, तो उसे हम अफर्म कहते हैं। डिक्लेयर का तो मतलब आपको पता है, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, एक तरीके से सबको बताना, तो उसे हम कहेंगे डिक्लेयर। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिनाई, रिफ्यूट या फिर कॉन्ट्रडिक्ट। दोस्तों डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार करना। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, यानी कि किसी चीज़ का साथ ना देना, उसके खिलाफ चले जाना, तो उसे हम रिफ्यूट कह सकते हैं। और कॉन्ट्राडिक्ट का भी मतलब लगभग सेम मतलब होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ के खिलाफ में चले जाना, तो उसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। यानी कि ये जो डिनाई, रिफ्यूट और कॉन्ट्राडिक्ट है वो सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही कंटिन्यूड टू एसेवरेट हिज इनोसेंस डिस्पाइट द एक्यूजेशन। यानी कि उस पर जो है वो बहुत सारे आरोप लगने के बावजूद, यानी कि डिस्पाइट द एक्यूजेशन, उसने क्या किया कि वो जो है वो बार बार लगातार जो है वो अपनी यानी कि बेकसूर, यानी कि अपने बेकसूर होने की चीज़ को जो है वो बार बार साबित करता रहा कि मैं इनोसेंस हूँ, यानी कि मैं कैसा हूँ, तो इनोसेंट हूँ। वो अपनी इनोसेंस को जो है वो बार बार साबित करता रहा, डिस्पाइट कि उस पर जो है वो बहुत सारे एलिगेशंस एंड एक्यूजेशंस लग रहे थे, यानी कि आरोप लगाए जा रहे थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एसेवरेट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। दोस्तों इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया या फिर ऋण चुकाने में असमर्थ, यानी कि जो कर्जों को चुका नहीं पाता है, बेसिकली जो बैंकरप्ट हो जाता है उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब किसी पर्सन या फिर कंपनी के पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने डेट्स या फिर बिल्स को पे कर सके, यानी कि वो अपने कर्जों को यानी कि कर्जों को चुका सके। जब इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब कि इनकम या फिर एसेट्स कम पड़ जाते हैं और लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों बेसिकली ये जो वर्ड है वो फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है, जहां पर यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कर्ज चुकाने के लिए पैसों का कम पड़ जाना या फिर पैसे बिल्कुल भी ना होना, तो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। एक तरीके से जिसे हम कंगाल कह सकते हैं, दिवालिया कह सकते हैं, बैंकरप्ट कह सकते हैं, तो वही होता है इंसॉल्वेंट।
अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जांपल हमारे पास है द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब कि कंपनी के पास लोन और बिल्स चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। या फिर दूसरा हमारा पास एग्जांपल है ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कि ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया था कि वो अपने कर्जों को अब यानी कि चुका नहीं पाएगा, वो अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगा। या फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है आफ्टर हैवी लॉसेस द शॉप टर्न्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि मतलब नुकसान की वजह से शॉप के पास पैसा खत्म हो चुका था और उसके जो कर्जे हैं वो बढ़ चुके थे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है फाइनेंशियली ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पर आप जो है वो कर्जे पे नहीं कर सकते हो, यानी कि डेट्स पे करने के लिए आपके पास इनफ पैसा नहीं होता है, आप कर्जे में चले जाते हो, आप कंगाल हो जाते हो, तो उस सेंस को हम जो है वो मतलब कि उस सेंस में हम इंसॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बैंकरप्ट, ब्रोक या फिर इंडेप्टेड। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, बैंकरप्ट का मतलब होता है एक तरीके से दिवालिया, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है तो उसे हम बैंकरप्ट कह सकते हैं। ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, और इंडेटेड का मतलब होता है ऋणी, यानी कि जिस पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है तो उसे हम इंडेटेड कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सॉल्वेंट, वेल्दी या फिर फाइनेंशियली स्टेबल। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कर्ज चुकाने के लायक होता है, जिसके पास पैसा होता है, जो मतलब कि थोड़े बहुत पैसे बचा के रखता है, या फिर जो मतलब कि पूरी तरीके से कंगाल नहीं है तो उसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। वेल्दी का मतलब होता है जो धनी है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, एसेट्स है, तो उसे हम कहेंगे वेल्दी। फाइनेंशियली स्टेबल मतलब कि जो फाइनेंशियली अच्छी खासी पोजीशन पर है, ना ज़्यादा पैसा है ना ही कंगाल है, मतलब कि अपने खर्चों को निकाल सकता है, तो ऐसे इंसान को हम फाइनेंशियली स्टेबल कह सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारे सारे एंटोनिम्स थे। अब इसके बाद अगर एग्जाम्पल की तरफ आए तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब कंपनी ने जो है वो मतलब कि बहुत सालों से भारी नुकसान का सामना किया, तब कंपनी कैसी हो गई, तो इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि कंपनी जो है वो मतलब कि अपने कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो गई, यानी कि कंपनी अब कैसी है, तो इंसॉल्वेंट है, यानी कि कंगाल है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंसॉल्वेंट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्रोबेट। दोस्तों रेप्रोबेट का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति या फिर अनैतिक व्यक्ति, यानी कि रेप्रोबेट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका जो बिहेवियर है वो मॉरली गलत होता है और जिसे लोग जो है वो बुरी नज़र से देखते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई बार बार गलत काम करता है और सुधरने की कोशिश तक भी नहीं करता, मतलब कि जो इंसान कैरेक्टर से वीक होता है, रॉन्ग डायरेक्शन में रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेप्रोबेट हम उसे कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेप्रोबेट का मतलब होता है मॉरली गलत या फिर बिगड़ा हुआ इंसान। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही वॉज कॉल्ड अ रेप्रोबेट, मतलब कि लोग उसे गलत काम करने वाला इंसान मानते थे। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है द स्टोरी शोज अ रेप्रोबेट कैरेक्टर, मतलब कि कहानी का जो कैरेक्टर है वो मॉरली रॉन्ग बिहेवियर करता है, यानी कि कहानी में ऐसा कैरेक्टर बताया गया है जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि जो मॉरली गलत है। या फिर हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है पीपल अवॉइडेड द रेप्रोबेट मैन, मतलब कि लोग जो है वो उसे दूर रहते थे क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब थी, यानी कि लोग जो है वो उसे अवॉइड करते थे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेप्रोबेट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बार बार मॉरली गलत काम करता है और जिसे सोसाइटी रॉन्ग मानती है, उसे सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसे इंसान को हम रेप्रोबेट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है विलन, रोग या फिर स्काउंड्रल। दोस्तों विलन का तो मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, तो उसे हम रोग भी कह सकते हैं, विलन भी कह सकते हैं, यानी कि जो बहुत ही अपने बिहेवियर में बहुत ही कठोर होता है या फिर बिगड़ा हुआ इंसान होता है, तो उसे हम विलन या फिर रोग कहेंगे। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश व्यक्ति। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है सेंट, मॉरलिस्ट या फिर वर्चुअस पर्सन। दोस्तों सेंट का मतलब होता है संत महात्मा जैसा इंसान, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान। मॉरलिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसमें मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसे हम मॉरलिस्ट कह सकते हैं। या फिर वर्चुअस पर्सन का मतलब होता है गुणी व्यक्ति, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण होते हैं, तो उसे हम वर्चुअस पर्सन कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द विलेजर्स कंसिडर्ड हिम अ रेप्रोबेट बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट एक्शंस।
यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो गाँव के लोग हैं वो उसे रेप्रोबेट मानते थे, यानी कि वो उसे दुष्ट व्यक्ति मानते थे, बहुत ही खराब व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वो जो है वो मतलब कि अपने डिसऑनेस्ट एक्शंस के लिए जाना जाता था, यानी कि वो बार-बार जो है वो लोगों को धोखा देता था, यानी कि ईमानदारी से काम नहीं करता था। इसीलिए लोग जो है वो मतलब कि गाँव के लोग जो है वो उसे कैसा मानते थे, तो दुष्ट व्यक्ति मानते थे, अनैतिक व्यक्ति मानते थे, जिसके पास कोई भी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि रेप्रोबेट यानी क्या है। इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रिकसी। दोस्तों इंट्रिकसी का मतलब होता है जटिलता या फिर पेचीदगी, यानी कि इंट्रिकसी का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर डिटेल्ड होना कि उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए, यानी कि जो चीज़ हमें कंफ्यूज करती है तो उसे हम इंट्रिकसी कह सकते हैं। जब किसी काम, किसी डिज़ाइन में या फिर सिचुएशन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती है, तब हम उसकी इंट्रिकेसी कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं उसको, कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इंट्रिकेसी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी प्लस बहुत सारी डिटेल्स। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ही एक्सप्लेन द इंट्रिकेसी ऑफ द प्लान, यानी कि मतलब प्लान जो है वो सिंपल नहीं था, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स थे, तो उसने जो है वो बहुत ही अच्छे से समझाया उस इंट्रिकेसी, यानी कि प्लान की इंट्रिकेसी को बहुत ही अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। या फिर हमारा दूसरा एग्जांपल आता है द इंट्रिकेसी ऑफ रिलेशनशिप्स इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो उसे समझ पाए, यानी कि रिलेशनशिप्स में जो है वो जो डिटेल्स है, जो इंट्रिकेसी है रिलेशनशिप्स की, वो समझना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इंट्रिकेसी का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड होना और कॉम्प्लेक्स होना, तो उसे हम कह सकते हैं इंट्रिकेसी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशन या फिर एलैबोरेटनेस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होना, जटिल होना, समझ के बाहर होना, कंफ्यूज करने वाली होना, कॉम्प्लिकेट होना यानी कि बहुत ही भारी होना, तो उसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशन या फिर एलैबोरेटनेस। वही एंटनी में हमारे पास है सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी या फिर प्लेननेस, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही प्लेन है, सादी है, सिंपल है, यानी कि बहुत ही साधारण है, जिसे समझना कोई मुश्किल बहुत ही काम नहीं होता है, तो उसे हम सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, क्लैरिटी कह सकते हैं या फिर प्लेननेस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द इंट्रिकेसी ऑफ द डिज़ाइन इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द एग्जीबिशन, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरीके से वो जो डिज़ाइन, जो इंट्रिकेसी है, उस डिज़ाइन की जो इंट्रिकेसी है उसने जो है वो सबको एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया था। यानी कि वो जो डिज़ाइन थी वो कैसी थी, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, पेचीदगी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया उस पेंटिंग ने या फिर उस मतलब कि उस आर्ट ने। तो इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि इंट्रिकेसी यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है अरेकंसाइलेबल। दोस्तों इसे अरेकंसाइलेबल प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है असमाधेय या फिर असंगत, यानी कि अरेकंसाइलेबल का मतलब होता है ऐसे डिफरेंसेस या फिर लोग जो कभी भी एग्री नहीं कर सकते, मतलब कि उनके व्यूज़ या फिर ओपिनियंस इतने ज़्यादा अपोजिट होते हैं, इतने ज़्यादा विरोध में होते हैं कि उन्हें मिलाना या फिर उनका सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि अरेकंसाइलेबल का मतलब होता है जिसे मिलाया या फिर सॉल्व किया नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, अरेकंसाइलेबल आइडियाज़ हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे आइडियाज़ जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक साथ जो है वो कभी भी मिल नहीं सकते। या फिर हम कह सकते हैं द फाइट क्रिएटेड अरेकंसाइलेबल कन्फ्लिक्ट, मतलब कि कन्फ्लिक्ट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका सोल्यूशन मिलना मुश्किल हो गया। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अरेकंसाइलेबल का मतलब होता है जो डिफरेंसेस इतने स्ट्रांग हो कि उन्हें मिलाया ही ना जा सके, तो उसे हम अरेकंसाइलेबल कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारे अगर सिनोनिम की तरफ आए, तो सिनोनिम में हमारे पास है इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट या फिर कन्फ्लिक्टिंग। दोस्तों इनकम्पैटिबल का मतलब होता है जिनका आपस में कोई मेल जोल नहीं होता है, तालमेल नहीं होता है, यानी कि जो आपस में रह नहीं सकते, साथ नहीं आ सकती जो चीज़ें, उनको हम इनकम्पैटिबल कह सकते हैं, यानी कि जिनमें कोई तालमेल ही नहीं है, तो वो होती है इनकम्पैटिबल। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनका कोई जोड़ नहीं है, जो मतलब कि साथ में जो है वो रह नहीं सकती, जो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब है जो हमेशा
हमेशा विरोध में रहती है, तो उसे हम जो है वो कन्फ्लिक्टिंग कहेंगे। तो ये सारे हमारे सिनोनिम है। एंटोनिम्स में हमारे पास है कंपैटिबल, कंसिस्टेंट या फिर एग्रीएबल। कंपैटिबल या फिर कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनका आपस में तालमेल है, जुड़ाव है, जो आपस में एग्री करती है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो कंपैटिबल भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, फिर एग्रीएबल भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर व्यूज ऑन द इशू वर इन अनरिकंसाइलेबल सो दे डिसाइडेड टू एंड द डिस्कशन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, उस इशू को लेकर जो है वो उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो आइडियाज़ थे, वो टोटली कैसे थे, तो अरेकंसाइलेबल थे, यानी कि बिल्कुल भी मिलते नहीं थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, कोई मेल मिलाप नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो है इस डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके व्यूज़ जो है वो मिल नहीं रहे थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनडिफैटिगेबल। दोस्तों इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है अथक या फिर अविराम। यानी कि इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो इंसान कभी भी थकता नहीं है, इजीली गिव अप नहीं करता है, चाहे काम जो है वो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी ज़्यादा हो। ऐसा पर्सन जो है वो लगातार मेहनत करता रहता है बिना कोई शिकायत किए। इस वर्ड में जो है वो बेसिकली एनर्जी, डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर का सेंस हमें दिखाई देता है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कभी थकता नहीं है, लगातार मेहनत करता रहता है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कोच वॉज इनडिफैटिगेबल ड्यूरिंग प्रैक्टिस। मतलब कि कोच जो है वो पूरी प्रैक्टिस के दौरान जो है वो फुल एनर्जी के साथ एक्टिव रहा, बिल्कुल भी थका नहीं, अपना काम करता रहा। या फिर हम कह सकते हैं ही मेड इनडिफैटिगेबल एफर्ट्स टू सक्सीड। मतलब कि उसने सक्सेस होने के लिए, यानी कि सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत की, लगातार कोशिश की, बिना हार माने, बिना थके, बिना रुके। तो इस तरीके से आपको समझना है। सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो थके बिना लगातार एफर्ट करता रहता है, यानी कि जो हमेशा मेहनत करता रहता है, तो उसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है टायरलेस, अनवेरिड या फिर परसिस्टेंट। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? टायरलेस या फिर अनवेरिड का मतलब होता है जो कभी भी थकता नहीं है, जो बिल्कुल अथक है, तो उसे हम जो है वो टायरलेस या फिर अनवेरिड कह सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, कुछ अचीव करने के लिए एफर्ट लगाता है, तो वो परसिस्टेंट हो जाता है। एंटोनी में हमारे पास है वियरी, टायर्ड या फिर फटीग्ड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो थकान, मतलब कि जिसे थकान महसूस होती है, जो थक जाता है, गिव अप कर देता है, लगा देता है किसी चीज़ पर, तो उसे हम वियरी, टायर्ड या फिर फटीग्ड कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी इज़ एन इनडिफैटिगेबल वर्कर हु नेवर स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो है वो मतलब कि बिना थकने वाली एक ऐसी वर्कर है, यानी कि जो वो एक ऐसी वर्कर है, ऐसी काम करने वाली है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में थकती नहीं है और सक्सेस पाने के लिए कभी भी रुकती नहीं है, यानी कि हमेशा सक्सेस के पीछे भागती रहती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि इनडिफैटिगेबल यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। दोस्तों इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का मतलब होता है निर्विवाद, यानी कि इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का मतलब होता है ऐसा फैक्ट या फिर ऐसा प्रूफ जिसे झुटलाया या फिर आर्ग्यू करके गलत प्रूव नहीं किया जा सकता। मतलब कि सबूत इतना स्ट्रांग होता है कि उस पर डाउट या फिर डिबेट करना बेकार होता है। ये जो वर्ड है वो स्ट्रांग, क्लियर और सॉलिड ट्रूथ के लिए यूज होता है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का मतलब है ऐसी चीज जिसे गलत प्रूफ किया ही नहीं जा सकता, तो उसे हम इनकॉन्ट्रोवर्टिबल कह सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि हम कह सकते हैं इट इज़ इनकॉन्ट्रोवर्टिबल दैट हार्ड वर्क ब्रिंग्स रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बात है कि हार्ड वर्क से हमेशा हमेशा हमें रिजल्ट मिलता ही है, ये जो बात है वो इतनी क्लियर है कि इस पर डिबेट करना ही बेकार है, इस पर डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये बात कैसी है, तो सच है, इसे गलत प्रूफ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको जो है वो सक्सेस मिल जाती है या फिर रिजल्ट तो मिलता ही है। या फिर द एविडेंस वॉज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, यानी कि मतलब कि प्रूफ जो है वो बिल्कुल सॉलिड था, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता था, उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल पक्की होना और अनडिनाइबल ट्रुथ होना, यानी कि जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसे हम झुटला नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है
अनडिनाएबल, इंडिस्प्यूटेबल या फिर अनक्वेश्चनेबल। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, जिस पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, जिस पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम अनडिनाएबल, अनडिस्प्यूटेबल या फिर अनक्वेश्चनेबल कहते हैं। एंटोनी में हमारे पास है डिस्प्यूटेबल, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जिस पे हम जो है वो चर्चा कर सकते हैं, जिसे हम झुटला सकते हैं, या फिर जिस पे हम जो है वो विवाद खड़ा कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं, तो उसे हम जो है वो डिस्प्यूटेबल, क्वेश्चनेबल या फिर डाउटफुल कहेंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वीडियो प्रोवाइडेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रूफ ऑफ हिज प्रेजेंस एट द सीन। यानी कि जो वीडियो है उसने जो है वो इस सच को साबित कर दिया कि वो जो है वो मतलब कि वहाँ पर प्रेजेंट था, यानी कि उस सीन पर प्रेजेंट था, उस मौके पर प्रेजेंट था। यानी कि इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता था कि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वीडियो क्या है तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रूफ है। मतलब कि इस प्रूफ को ना हम गलत साबित कर सकते हैं ना झुटला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।